नमस्कार, मैं हूँ सोनू, सोनू निगम और गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे दर्शकों का हमारे शो गुड मॉर्निंग शो में। और सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को साल 2015 की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि आने वाला यह साल हमारे दर्शकों के लिए अमन और शांति लेकर आए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे शो की, जिसमें जाहिर सी बात है हमारे दर्शकों को पता है कि अखबार की ताज़ा खबरें, ट्रैफिक की अपडेट्स, मौसम की जानकारी और चलते चलते हेल्थ टिप्स, यही हमारे गुड मॉर्निंग शो की सबसे बड़ी खासियत है। वैसे तो हमारे दर्शक जानते हैं कि हमारे शो में क्या क्या खास रहता है। और हमारा पहला जो सेगमेंट है उसमें सबसे पहले हम नजर डालते हैं अखबारों पर, क्या कुछ अखबारों में ताज़ा छपा है, कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बनी हैं। और जाहिर सी बात है कि नया साल है और खबरों को जानना अपने आप में काफ़ी रोचक होगा। तो अखबार की ताज़ा हाल जानने के लिए चलते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय जी के पास। शुक्रिया कर्ण। और सबसे पहले तमाम दर्शकों को साल 2015 का पहला सुप्रभात और एक नई सुबह और एक नई उमंग, एक नए जोश के साथ। सबसे पहले 31 दिसंबर साल 2014 यानी साल 2015 नए साल की पूर्व संध्या पर क्या क्या, कहां कहां, किस तरह की घटनाएं हुई, क्या कुछ हुआ, ये हम बताएंगे। सबसे पहले नव भारत टाइम्स के अखबार के ऊपर जाएंगे। नव भारत टाइम्स अखबार में जो चीज़ें स्पष्ट की गई हैं वह साफ तौर पर इसमें दिखाई, हम कई पहलुओं पर बात करेंगे। और ख़ास करके जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी मिलकर सरकार बनाने की जुगत में है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान कई बार सीज फायर का लगातार उल्लंघन करते आया है। उसी तरीके से 31 दिसंबर के दिन पाकिस्तान की तरफ से कई फायरिंग हुई और उसमें भारतीय सेना का एक जवान शहीद हुआ। उसके बदले में जो पाकिस्तानी फौज के जो 4 जवान हैं वह मारे गए, चूंकि उन्होंने लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया। सामना अखबार ने फ्रंट में इस खबर को प्रकाशित किया है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है 1 के बदले 3, यानी एक प्रकार से ये जो तल्ख अंदाज में ये बताने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान गलतियों पर गलतियां करते आ रहा है। और जब भारत उसके ऊपर हावी होने लगा तो पाकिस्तान की सरहद से एक सफ़ेद झंडा लहराया गया। ये बताने की कोशिश करी गई कि हम शांति चाहते हैं, यानी एक तरफ शांति की अपील और उसके दूसरे तरफ पीठ पर छुरा भोंकने का कहीं ना कहीं से काम पाकिस्तान करते आया है। हम बताना चाहेंगे पाकिस्तान के इसी खबर पर हम सबसे पहले चल देते हैं। 4 पाकी रेंजर मारे गए, 1 भारतीय जवान शहीद। श्रीनगर जम्मू की बात है। पिछले 24 घंटे में संघर्ष विराम का दूसरी बार उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी रेंजरों ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा बल के एक गश्ती दल पर, बीएसएफ जवानों की जो गश्त वहां बीएसएफ के जवान जो लगा रहे थे उस दल पर उन्होंने गोलीबारी की, जिसमें एक जवान शहीद हो गया और एक अन्य घायल हुआ। जबकि जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने पाक के 4 रेंजर्स को मार गिराया। सीमा पर सांबा सेक्टर के सुचेतगढ़ अग्रिम क्षेत्र में बीएसएफ के एक गश्ती दल पर एक ने भारी गोलीबारी की। पाक ने भारी गोलीबारी की। जिस समय गोलीबारी हुई उस समय एक जवान शहीद हुआ। दोगुनी ऊर्जा से 2 जवाब, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान आया है। और खास करके माफ कीजिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के साथ साथ भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का एक अपनी सेना को एक आदेश, एक प्रकार से उन्हें डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया गया है कि आप दुगनी ऊर्जा के साथ जवाब दें। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर यह भी है कि 2000 के आसपास जो आतंकी हैं वह भारत में घुसपैठ करने के लिए तैयार हैं। इसकी ताजा कड़ी में नेपाल के रास्ते 10 आतंकियों के बिहार में घुसने की खबर है, जिनका मंसूबा नापाक है। वह
दिल्ली एनसीआर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की उनकी ये मंशा है और जिसे नाकाम करने के लिए भारतीय सुरक्षा बल इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके अलावा बात करेंगे, मेरी लाश से गुजरेगा मोदी का कानून, यह कहना है ममता बनर्जी के एक मंत्री का, जो नव भारत ने जिसे अपने अखबार में जगह दी है। हम बताना चाहेंगे खबर क्या है। खड़गपुर, जमीन अधिग्रहण कानून के संशोधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाने की अनुशंसा का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरजोर विरोध करते हुए इस निर्णय को सुनिश्चित करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इसके खिलाफ लड़ेगी। ममता बनर्जी ने लोगों से अनुरोध किया है कि उस काले अध्यादेश को वो जला डालें जिसे मोदी की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ममता ने कहा कि पहले मेरी लाश और तब मोदी का भूमि अधिग्रहण कानून लागू होगा। और खास करके टीएमसी सांसद की हम बात करें, इदरीस अली, जिन्होंने ममता बनर्जी को लेकर दिए गए एक बयान में धमकी दी है कि यदि किसी ने ममता बनर्जी को छुआ भी तो पूरा राज्य जल उठेगा। टीएमसी सांसद इदरीस अली ने कहा कि शारदा घोटाले में ममता की जो गिरफ्तारी है, यदि शारदा चिटफंड घोटाले में ममता को डिटेन किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, चाहे किसी भी सूरत में बंगाल जल उठेगा। बता दें कि तृणमूल सांसद सुगत बोस ने हाल ही में कहा था कि वित्तीय घोटाले, शारदा चिटफंड घोटाले की हम बात कर रहे हैं, कि इस घोटाले में दोषियों, चाहे जो भी हो दोषी, वो कानूनी प्रक्रिया के जरिए इंसाफ के कटघरे में लाया जाए, क्योंकि गरीब लोग जो है वह ठगे गए हैं। हम बताना चाहेंगे एक नया मोड़, शारदा चिटफंड घोटाले में ममता बनर्जी की तरफ गिरफ्तारी की जो तलवार लगातार जो लटकती जा रही है, उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं उनकी तरफ से एक तल्ख अंदाज में बयान आया है, यदि ममता को हाथ भी लगाने की हिमाकत की गई तो पूरा बंगाल जो है वह जल उठेगा। बहरहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस्लामाबाद, मुंबई के 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी, लगातार नाटकीय तरीके से जो पूरा मंजर उसी दिन से देखने को मिल रहा है जब पेशावर में 148 लोगों की बड़ी ही बेरहमी से कत्लेआम कर दी गई, और उसी के बाद वकीलों ने काम करना बंद कर दिया न्यायपालिका में एक दिन के लिए, और उस एक दिन का फायदा लखवी ने उठाया। लखवी को मिली जमानत, पाकिस्तान सरकार उसकी जमानत के खिलाफ जाती कि उससे पहले लखवी को जमानत मिलने के पूर्व फिर से उसे हिरासत में ले लिया गया, उसके ऊपर एक नया कानून लगाया गया, 3 महीना उसे फिर से रहने की बात की गई, लेकिन फिर उसे इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए फिर से ये कहा कि लखवी को हिरासत में रखना असंवैधानिक है। अब फिर से जब लखवी बाहर आने की जुगत में था तो इसी दरमियान उसे कुछ साल पहले उसके द्वारा किए गए एक अपहरण मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है। मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता ज़कीउर रहमान लखवी ने बुधवार को अपहरण मामले में उसे 2 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले को चुनौती दी है। दबाव पर कार्रवाई, अब्बासी, लखवी के वकील रिजवान अब्बासी ने एक जिला व सत्र न्यायालय में याचिका दायर की है कि जिसमें कहा गया है कि भारत के दबाव की वजह से झूठे मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस्लामाबाद कोर्ट ने लखवी को अपहरण के एक मामले में जेल भेज दिया था। इसके एक दिन पहले ही इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उसकी रिहाई को मंजूरी दी थी। इस्लामाबाद में उसके खिलाफ एक अन्य प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद उसे हिरासत में भेजा गया। 18 को जमानत दी थी न्यायालय ने, 18 दिसंबर को लखवी को जमानत दी थी। भारत ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। न्यायालय के फैसले के बाद प्रशासन ने हालांकि लोक व्यवस्था कानून के अंतर्गत एक बार फिर से लखवी को डिटेन कर लिया है और लखवी फिलहाल जेल में है, लेकिन लगातार ऐसा लगता है कि पाक सरकार से बढ़कर ज़कीउर रहमान लखवी हो गया है और उसका आका हाफिज सईद। इसके अलावा जाएंगे जम्मू कश्मीर की तरफ। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से सरकार बनाने की जो कवायद है, नवभारत ने इसमें जगह दी है। पीडीपी को बीजेपी से परहेज नहीं, यानी कुल मिलाकर बीते दिन राज्यपाल से जो मुलाकात हुई थी महबूबा मुफ्ती की, राज्यपाल महोदय से मुलाकात के बाद जब वह मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को सॉफ्ट नज़र आई और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद किया, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और हाल ही में जिन्हें उनके जन्मदिन के अवसर पर सर्वोच्च नागरिक के सम्मान से नवाजा गया था। हाँ, और
जम्मू कश्मीर में हाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ महागठबंधन को सरकार का विकल्प बताने वाली पीडीपी ने बुधवार को यू टर्न ले लिया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने राज्य के विकास के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों को जरूरी बताते हुए साफ संकेत दिए। जैसे कि हम इस अखबार पर गौर करने के पहले अपने दर्शकों को संक्षेप में बताने का ये प्रयास कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से ये खबर नवभारत टाइम्स में छपी है कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी पार्टी की अध्यक्षा है, वह खुद राज्यपाल महोदय से उन्होंने मुलाकात की। राज्यपाल महोदय से मुलाकात करने के बाद मीडिया के समक्ष आकर उन्होंने ये बताया कि 55 विधायक उनके पास हैं जो सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं संक्षेप में, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के बीच गठबंधन की शर्तें तय हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को 6 साल तक सीएम बनाने की पीडीपी की मांग मान ली है और बीजेपी के निर्मल सिंह उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी महासचिव राम माधव ने बुधवार को कहा कि हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती, हमें पीडीपी से औपचारिक बुलावे का इंतजार है। बीजेपी नेता गुरुवार को राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। अब गणित क्या है यह हम समझा देते हैं अपने दर्शकों को कि 87 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत जम्मू कश्मीर में नहीं मिल पाया है। पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो वहीं दूसरी भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके अलावा कांग्रेस को 12 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटों पर जीत हासिल हुई है। अन्य 7 सीटें छोटी पार्टियों और निर्दलियों के खाते में गई है। राज्य के कानून विभाग ने मंगलवार को 12वीं विधानसभा के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके अलावा बढ़ते हैं फिर से एक बार अब भारत की ओर। बिग बी की पेशकश सेक्युलरवादी मोदी, नरेंद्र मोदी साहब भारत के प्रधानमंत्री हैं। जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो गुजरात के विकास को लेकर जिस प्रकार से वह प्रमोशन करना चाहते थे, गुजरात के डेवलपमेंट को लेकर, गुजरात की अर्थव्यवस्था वो वहाँ के जो विकास कार्य हैं उसको लेकर उन्होंने सदी के महानायक बिग बी से उन्होंने अपील की थी। और अब एक बार फिर बतौर प्रधानमंत्री इस पूरे भारतवर्ष के जो विकास है, विकास की जो गति है, उसका प्रमोशन करने के लिए आमंत्रित किया है अमिताभ बच्चन को नरेंद्र मोदी साहब ने। संक्षेप में जाएंगे और खबर क्या है ये पढ़ेंगे। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेक्युलर चेहरा लोगों के सामने पेश करेंगे। मोदी के लोकप्रिय नारे सबका साथ सबका विकास को बिग बी अपने अंदाज और अपनी आवाज में आगे बढ़ाएंगे। मोदी ने अमिताभ को इस कैंपेन के लिए ऐसे वक्त में राजी किया जब सरकार और पार्टी पर हिंदू कट्टरवाद से घिरने के आरोप लग रहे थे। सूत्रों के अनुसार मोदी ने 20 दिसंबर को अमिताभ से हुई मुलाकात में इसका खाका पेश किया, जिसे बिग बी ने स्वीकार भी कर लिया। तो एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी साहब ने अमिताभ बच्चन को बताया यह जाता है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी लेमन न्यूज़ को लगातार मिलती आई है उससे ऐसा लगता है खुद फोन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमिताभ बच्चन को और अमिताभ बच्चन ने उनकी पेशकश को भी मान लिया है। बढ़ते हैं अगली जो खबर है उसकी तरफ। रक्षा सौदों में दलाल मान्य, मनोहर पर्रिकर साहब से जुड़ा यह खबर है। रक्षा सौदों के लिए सरकार विदेशी रक्षा कंपनियों को कानूनी तौर पर एजेंट नियुक्त करने की अनुमति देगी। इसके अलावा दलाली के आरोपों में जिन रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा है उनसे सरकार फिर रिश्ते बना सकती है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बुधवार को कहा कि सुरक्षा तैयारियों को ध्यान में रखते हुए सरकार आरोपी कंपनियों के मामले में गुण दोष के आधार पर खुले मन से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी नजरिए के अनुसार टाटा ट्रकों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है क्योंकि इनकी खास जरूरत थी। सरकार अब नई रक्षा खरीद नीति तैयार कर रही है जिसमें विदेशी रक्षा कंपनियों की कानूनी तौर पर एजेंट नियुक्त करने की अनुमति दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र की खबर है, गृह मंत्रालय ने दी लोन घोटाले में जांच की मंजूरी। जैसा कि लेमन न्यूज ने एक कैंपेन शुरू किया है कि जल्द ही कॉरपोरेट लोन माफिया दर्शकों के सामने हम लाएंगे और कहीं ना कहीं से लोन जो घोटाले हुए हैं उसका पैमाना किस प्रकार से रहा है, किस तरीके से
ये तमाम चीजें की गई हैं सुनियोजित तरीके से। इसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, हैरत अंगेज रह जाएंगे, आश्चर्यचकित और हतप्रद रह जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम इस खबर को पढ़ लेते हैं। गृह मंत्रालय ने दी लोन घोटाले में जांच की मंजूरी, हर्षवर्धन पाटिल पर कसा शिकंजा। पिछली कांग्रेस एनसीपी सरकार में कोऑपरेटिव मिनिस्टर, सहकार मंत्री रहे कांग्रेसी नेता हर्षवर्धन पाटिल और विधान परिषद के पूर्व सदस्य अमरीश पटेल के खिलाफ गृह विभाग ने एंटी करप्शन ब्यूरो को खुली जांच के आदेश दे दिए हैं। यह बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस साहब की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी होने से पहले महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान साहब मुख्यमंत्री थे और सहकार मंत्री थे हर्षवर्धन पाटिल। और उसी हर्षवर्धन पाटिल पर शिकंजा कसने की कवायद शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को साफ स्पष्ट तौर से दिशा निर्देश दे दिया है कि जिस तरह से घोटाले हुए हैं उसमें 144 करोड़ रुपए का ये पूरा मामला जो है वह मनमाने तरीके से लोन बांटने का है। और खास करके धुले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से ये पैसा लोन के रूप में बांटा गया है। मनमाने तरीके से अपनी जागीर समझते हुए उसे बांटा गया है, जैसे कि उसके पास बहुत बड़ी खैरात हो और वह इतना बड़ा दानवीर हो कि उसने उसे बांट दिया हो। लेकिन हकीकत के, यथार्थ के पटल पर यह पूरा फर्जीवाड़ा है और इसमें अब क्या कुछ निकल कर आएगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन संक्षेप में बताते हैं कि फिर से एक बार कि कौन है हर्षवर्धन पाटिल। हर्षवर्धन पाटिल पश्चिम महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता है। इंदापुर से निर्दलीय चुनाव भी उन्होंने जीता है। 2009 में कांग्रेस के टिकट पर जीते। इस बार वे एनसीपी नेता से हार गए। 1995 2014 तक, 1995 से लेकर 2014 तक लगातार 4 बार वे अलग अलग सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। वे महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे कहीं ना कहीं से दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप संक्षेप में बताना चाहेंगे, हर्षवर्धन पाटिल के खिलाफ एसीबी की खुली जांच की मांग करने वाले फाइल पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमिताभ राजन ने हस्ताक्षर करके फाइल को मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्री के पास भेज दिया है। मुख्य सचिव इस फाइल को देखने के बाद अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास भेजेंगे। उनके हस्ताक्षर होते ही एंटी करप्शन ब्यूरो हर्षवर्धन पाटिल के खिलाफ जांच शुरू कर देगी। इसमें अनिल गोटे का भी नाम शामिल है। धूले के बीजेपी विधायक अनिल गोटे इस मामले में शिकायत करता है। कुल मिला के ये मामला जो उठाया है अनिल गोटे ने उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के वे विधायक हैं, बाकायदा महाराष्ट्र के धुले जिले से। तेलगी घोटाले में 4 साल जेल में रहे। तेलगी को पहला स्टैम्प वेंडिंग लाइसेंस दिलाने का आरोप भी उन पर है। हालांकि वे खुद पर लगे सभी आरोपों को गलत बताते रहे। जमानत पर छूटकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। यानी खास करके हर चेहरे पर एक चेहरा लगा हुआ है। किस चेहरे के पीछे मूल चेहरा होगा, इस बात का अंदाजा लगा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा है। शिकायतकर्ता विधायक अनिल गोटे ने हर्षवर्धन पाटिल पर आरोप लगाया है कि धुले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में हुए 144 करोड़ रुपए के घोटाले के बारे में तत्कालीन सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटिल से कई बार शिकायत की गई, लेकिन वे इस घोटाले को पूरी तरीके से संरक्षण दे रहे थे। बैंक ने अमरीश पटेल की संस्था प्रियदर्शनी कॉटन कोऑपरेटिव सोसाइटी को 166 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, जबकि ये संस्था पहले से ही घाटे में चल रही थी। अमोदा ऑयल सीज सोसाइटी को भी 4.5 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया। साफ तौर पर आज जिसे कर्ज की दरकार है उसे कर्ज हासिल करने के लिए कई जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो कंपनी ऑलरेडी, जो संस्था ऑलरेडी घाटे में चल रही है, उसे 166 करोड़ रुपए की सौगात दे दी गई लोन स्वरूप। इसमें क्या कुछ हुआ है, बहरहाल ये जांच का विषय है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो किस तरह की जांच करता है और क्या कुछ इसमें दस्तावेज सबूत के तौर पर इकट्ठा करता है, यह देखने वाली बात होगी। इसके अलावा एक बार फिर बात करते हैं पीके फिल्म की। हम 3 दिन से इस खबर पर हैं। पीके फिल्म जो किसी तरीके से विवादित चल रही है, एक तरफ विरोध, दूसरे तरफ संरक्षण। एक महाराष्ट्र की एक सरकार, उस एक सरकार का एक मंत्री जांच की बात करता है, उसी सरकार का मुख्यमंत्री जांच से इनकार करता है।
उनका ये कहना होता है। हम बात कर रहे हैं गृह राज्य मंत्री राम शिंदे की, जिन्होंने खुद कहा था कि हमने इस मामले में मुंबई पुलिस के आईपीएस लेवल के अधिकारी, उन्हें हमने इस जांच का जिम्मा सौंपा है और हमने उन्हें यह आदेश दिया है यदि इस मामले में कोई आरोपित दृश्य है तो उसे अलग कर दिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने यह कह दिया, पाबंदी लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चूंकि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने अनुमति दी है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार का कोई इसमें स्टैंड नहीं है और ना सिर्फ पाबंदी, हम इस पर ना पाबंदी लगाएंगे बल्कि इस फिल्म को प्रसारित जिन जिन सिनेमाघरों में किया जाएगा वहां पर पूरी पुलिस बल के साथ और संरक्षण दिया जाएगा इस फिल्म को। फिल्म पीके को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री आमने सामने आ गए हैं। बुधवार को इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठुकरा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास किया है, इसलिए इस पर रोक लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनकी ये घोषणा अपनी सरकार के गृह राज्य मंत्री राम शिंदे के आदेश से ठीक उल्टा है। हस्तक्षेप नहीं चाहिए। इस बीच फिल्म सेंसर बोर्ड की प्रमुख लीला सैमसन ने कहा कि सेंसर बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र संस्था है और किसी भी फिल्म को सेंसर बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद सरकार को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब इस पीके फिल्म में सलमान खान भी उतर पड़े हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपने दोस्त आमिर खान की फिल्म पीके के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने इसके खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को बेमतलब करार दिया है। साफ तौर पर मामला तो बेमतलब ही है सलमान खान साहब, लेकिन जिस तरह से फिल्में 2 दशक पहले जब प्रदर्शित हुआ करती थी तो पहले उसके ट्रेलर दिखाए जाते थे, लेकिन अब तो एक चलन सा हो गया है कि जितनी लागत की एक फिल्म तैयार होती है उतनी ही लागत उसके प्रमोशन में लगाए जाते हैं ताकि जो धनोत्पार्जन हो वो बड़े पैमाने पर हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और साफ तौर पर ये जो खबर है वो है मुंबई की। और मुंबई की खबर बताने से पहले हम साल 2015 में क्या कुछ होगा, ये अखबार मुंबई प्लस नवभारत की इकाई है। मुंबई से जुड़ी जो खबरें हैं वो हम संक्षेप में अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। साल 2000 सबसे पहले तो हम बताएंगे कि रात भर झूमती रही मुंबई करों में नए वर्ष 2015 का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। नए साल के स्वागत के साथ ही पिछला वर्ष 2014 को अलविदा कर दिया। 5 सितारा होटलों से लेकर पबों में रात के 12 बजे ही हैप्पी न्यू ईयर की गूंज सुनाई पड़ी। नए साल की मुबारकबाद किसी ने गले लगाकर दी तो किसी ने शैंपेन की बोतल खोलकर न्यू ईयर का वेलकम किया। अस्पतालों में नए वर्ष का स्वागत किया गया। जश्न में डूबे लोग, मुस्तैद रही मुंबई पुलिस। और अब इसके ऊपर हम जाएंगे संक्षेप में कि क्या कुछ नए साल की उम्मीद है। कोलाबा बांद्रा मेट्रो 33.5 किलोमीटर की इस परियोजना की निर्माण संबंधी प्रक्रिया शुरू हो गई है। परियोजना की संभावित लागत 24,340 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में कुल 27 स्टेशन होंगे जिनमें 26 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। इस परियोजना के निर्माण कार्य में जापानी एजेंसी जायका भी शामिल है। अब बढ़ते हैं दहिसर मानखुर्द की तरफ। दहिसर मानखुर्द भी मेट्रो, वहां पर 40 किलोमीटर लंबे इस प्रकल्प की अनुमानित लागत 25,605 करोड़ रुपए है। इसके निर्माण को लेकर राज्य सरकार ने पहले निजी कंपनी रिलायंस के साथ करार किया था, लेकिन मुंबई मेट्रो 1 के अनुभव के चलते इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। विरार और अलीबाग के बीच कॉरिडोर होगा। नए साल में इस कॉरिडोर के पहले चरण के निर्माण संबंधी कुछ सकारात्मक निर्णय लिए जाने की संभावना है। विरार से लेकर अलीबाग तक के कॉरिडोर के बन जाने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा 7,000 टैक्सी और 5,000 रिक्शा, नए वर्ष में 7,500 से अधिक नई टैक्सियां महानगर में आएंगी, जिससे महानगर के लोगों को टैक्सी की समस्या से राहत मिलेगी। वर्तमान समय में मुंबई की सड़कों पर लगभग 40,000 काली पीली टैक्सियां दौड़ती हैं। उपनगरों में भी लगभग 15,000 नए रिक्शे नए साल में आएंगे। पिछले दिनों तकरीबन 20,000 रिक्शा परमिट जारी किया गया था, जिसमें 5,000 रिक्शे आ चुके हैं। शेष नए साल में आने की संभावना, यानी अब उपनगर में 1,10,000 रिक्शे की दरकार है। मनपा की योजना है देश ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे अधिक संपन्न मानी जाने वाली मुंबई महानगर पालिका में नागरिकों को और अधिक बेहतर नागरिक
सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर कई योजनाएं तैयार की गई हैं, जिसका फायदा नए साल में लोगों को मिलेगा। 24 घंटे जलापूर्ति की योजना है, गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, वह सड़कें जिसे अब तक जो बीरबल की खिचड़ी बनी हुई है, बरसात के मौसम में जब सड़कों को देखा जाता है तो एक अदना सा इंसान भी कह उठता है कि गड्ढों में सड़क है कि सड़कों में गड्ढे। उसी गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की ये योजना है। पुलों के लिए 332 करोड़ का बजट बना है। 5000 घरों की लॉटरी, खत्म होगा महावितरण की मोनोपोली। राज्य के ग्रामीण इलाकों में महावितरण की मोनोपोली खत्म हो सकती है। बिजली अधिनियम में संशोधन के बाद मुंबई की तर्ज पर राज्य भर के ग्राहक बिजली कंपनी बदल पाएंगे। इसके अलावा हाईटेक होगी मुंबई पुलिस। संजय जी जरा माफी चाहते हैं क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी होती है हमारे गुड मॉर्निंग शो में, तो आज जितनी भी जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को बहुत ही खास रही दर्शकों के लिए, क्योंकि नए साल का पहला दिन है और पहले दिन की ताज़ी खबरें गुड मॉर्निंग शो में दर्शकों को देखने के लिए मिली। सो बहुत बहुत धन्यवाद और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। तो ये थी हमारी आज की ताज़ा खबरें। कौन कौन सी खबरों ने अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर जगह बनाई, और अब चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। नए साल का पहला दिन है और पहले ही दिन ट्रैफिक के बारे में जानकारी लेना अपने आप में बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि ऑफिस का समय हो चुका है और ट्रैफिक की ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता जटाशंकर सिंह जी के साथ। जटा जी बताइए ज़रा हमारे दर्शकों को कैसे रहेगा मुंबई का ट्रैफिक। आज का साल का पहला दिन है और कैसा है ट्रैफिक मुंबई का भी? देखिए करण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 31 की नाइट थी कल, फुल पार्टियां चली हैं। ट्रैफिक की तरफ से काफी बंदोबस्त किया गया था मुंबई में चारों तरफ, जिसके कारण कोई अप्रिय घटना न घटे। इसलिए ट्रैफिक ने मुंबई की सभी प्रमुख सड़कों पर अच्छे खासे बंदोबस्त करके रखे थे। सभी रूट को परिवर्तित भी किया गया था जहां से भीड़ भाड़ भरे इलाके हैं, ताकि वहां जाम न लगे। और आज जब सुबह का मौसम देखा जाए, सुबह हुई है, सब अपने दफ्तरों के लिए निकले हैं, लेकिन सड़कें अभी सूनी लग रही हैं। जो मुलुंड चेकनाका का हाल है, दहीसर चेकनाका है या माहिम कॉजवे है, बांद्रा खैरवाड़ी है, सब सामान्य ट्रैफिक व्यवस्था दिख रही है। क्योंकि अभी सुबह जब अभी कम लोग निकले हैं ऑफिस के लिए, क्योंकि रात भर जो पार्टी मनाए हैं, पार्टी के बाद में जाहिर है वो अभी आराम कर रहे होंगे, इसलिए अभी ऑफिस के लिए जो पब्लिक है वो सड़कों पे नहीं आई है, अभी अपने घरों में है। जाहिर सी बात है वो आज सामान्य रूप से आराम से अपने ऑफिस जाएंगे, इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था भी सड़कों पे नहीं देखी जा रही। आपका ट्रैफिक की अपडेट देने के लिए, और चलते चलते आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थी हमारे मुंबई की ट्रैफिक की अपडेट साल के पहले दिन के लिए, और चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। नया साल पहला दिन और कैसा है मुंबई के मौसम का हाल, इसको जानने के लिए चलती हैं हमारे संवाददाता तन्वी परमार की ओर। तन्वी जी जरा बताइए हमारे दर्शकों को कैसा है आज मुंबई का मौसम। जी करण जी, पहले तो आज नए वर्ष के मौके पर मैं सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और यदि आज के तापमान की बात की जाए तो मुंबई का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। साथ ही अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और आज रात के तापमान की बात की जाए तो आज रात का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। और यदि अन्य शहरों की बात करें तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे शहरों में अभी भी शीतलहर जारी है। करण जी बहुत बहुत धन्यवाद तन्वी जी आपका मौसम की जानकारी देने के लिए, और हमारे तरफ से आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये था मुंबई के मौसम का हाल, और चलते चलते नजर डालते हैं हेल्थ टिप्स की ओर।
Global Advertisers.